नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे, बातों को शुरू कर दें। हाँ सर जी, हाँ कर दीजिएगा। तो चलो, केस सिनेरियोस हमारे चल रहे हैं सीए सीएम में सीएस फाइनल वालों के बच्चों के लिए। हर हाल में आपको ये करने हैं। 30 केस स्टडीज सी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए दे रखी हैं, लेकिन आपके लिए एग्जाम में कोई 31वीं केस स्टडी आएगी। लेकिन इन 30 को मैं इस तरह से आपको करवाऊंगा कि करते करते आपको इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जब कोई नई केस स्टडी आपके सामने आएगी 31वें नंबर की एग्जाम में, तो आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर से बता दूं, इन केस स्टडीज को करवाने के पीछे मेरा उद्देश्य आंसर्स को मैच करवाना बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से हमें काम करना होता है। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो अब बढ़ते हैं यहां पर अपने हम 11वें नंबर की केस स्टडी पर आ जाते हैं। मालिक लीजिए साहब, 11वां है GQF करके। GQF प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है GQF। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं जी, और जो कि आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, देख लें जरा ये रेस की समरी। सॉल्व करने के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में सिर्फ समरी बनानी है, दूसरे स्टेप में इसको लॉ को रिकॉल करना है, एंड देन तीसरे स्टेप में बातों को कंक्लूड कर देना है। बस इतना ध्यान रखना कि जब मैं समरी बना रहा हूं तो सिर्फ समरी बना रहा हूं। मुझे सारे काम इकट्ठे नहीं करने की, समरी भी बनाऊं, हाथ का सोल्यूशन भी लिख दूं, उसका लीगल पोजीशन भी रिकॉल करूं, ऐसा नहीं करना। सिर्फ समरी बनानी है। समरी वाला जो काम है ये 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। क्वेश्चन को पढ़ेगा और समराइज करके यहां पर लिख देगा। ठीक है, तो ये कोई टेक्निकल काम नहीं है। टेक्निकल काम इसके बाद शुरू होता है। तब तक क्वेश्चन हमारी ग्रिप में आ चुका होता है। जब तक हम टेक्निकल काम करने बैठते हैं तब तक क्वेश्चन हमारी ग्रिप में आ चुका होता है, और फिर हम उसके लीगल पार्ट को बहुत सुंदर तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। तो GQF है, महाराष्ट्र में है। बुक्स ऑफ अकाउंट भी इनके महाराष्ट्र में ही है, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये अपनी करते हैं, ये अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट की बात अगले पैराग्राफ में लिखी मिलेगी। क्या बोलते हैं आगे? कंपनी जो है सेमी फिनिश्ड गुड्स भेजती है जॉब वर्कर को। जॉब वर्कर 2 हैं इनके, एक का नाम है यमुना और एक का नाम है जमुना। ठीक है जी, यमुना जमुना 2 को भेजते हैं। फॉर नेसेसरी प्रोसेसिंग द प्रोसेस्ड गुड्स आर सेंट बैक बाय द जॉब वर्कर टू द कंपनी। और काम खत्म हो जाने के बाद यमुना जमुना इनके गुड्स को वापस इनको लौटा देते हैं। तो इस प्रकार का है। तो जॉब वर्कर हो गए जी साहब इनके, ये रहा जॉब वर्कर के लिए भेजते हैं यमुना को और जमुना को। सेमी फिनिश्ड गुड्स जाता है और फिनिश्ड गुड्स वहां से लौटकर आ जाता है। ठीक है, चलो सिर्फ समरी बना रहा हूं, जो चीजें लिखी हुई हैं तसल्ली से अच्छे से लिख रहा हूं। यमुना एंटरप्राइजेस महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जबकि जमुना एंटरप्राइजेस मध्य प्रदेश में है, 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम GQF के ऑफिस से, इनके प्रेमिसेस से। तो यमुना आ गए महाराष्ट्र में, जमुना आ गए MP में, जो कि GQF से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, कंपनी इंपोर्ट्स सम रॉ मटेरियल एंड स्टोर द सेम फॉर फ्यू मंथ इन द वेयर हाउस, जो कि गजानन एंटरप्राइजेस का है, तमिलनाडु में है। बाहर से कुछ सामान सुमून अपना इंपोर्ट करते हैं अब्रॉड से, गजानन वेयर हाउस में तमिलनाडु के अंदर उसे कुछ समय के लिए स्टोर कर देते हैं, फिर वहां से जब जरूरत होती है तो विड्रॉ करके ले आते हैं। ये कोई कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली गजानन का अपना वेयर हाउस है। कस्टम से छुड़ाया, वहां रख दिया, और जब जितना जरूरत पड़ेगी वहां से फैक्ट्री के अंदर माल आ जाएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू कंपनी फैक्ट्री इन महाराष्ट्र। ठीक है, गजानन एंटरप्राइजेस इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, और गजानन का जो टर्नओवर है वो 18,25,000 रुपए का यहां पर बताया गया है, जैसे कि मैंने ये बता दिया। टर्नओवर इतना है, रजिस्ट्रेशन इनके पास में है नहीं। ठीक साहब, आगे है कंपनी मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट महाराष्ट्र में ही। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, इनका महाराष्ट्र में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। मतलब जानकारी को सही प्लेस पर प्लेस्ड करना है।
फॉलोइंग आर द रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ GQF प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के महीने की डिटेल्स बता रहे हैं। टोटल टर्नओवर इनका 36 लाख का था। इनपुट लिए हैं 21/12 के, टर्नओवर है 36 लाख का है, इनपुट आ गए 21/12 के, ठीक है जी। और क्या है, इनपुट सर्विस ली है 899 की, और जो जॉब वर्कर को माल भेजा गया है, यमुना को भेजा है 75 का, जमुना को भेजा 46,800 का। तो ये आ गया इनपुट सर्विसेज, यहां पर आ गई 899 की। जो जमुना को माल गया है 46,475 का, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे आके। कुछ कर रहा हूं, समरी में तो कुछ है ही नहीं बाबूजी, जो लिखा है बस समराइज करके लिख दो। लेकिन इतना ध्यान रखना, सबसे अहम बात यह है कि जब समरी बन रही तो कुछ और दिमाग में नहीं होना चाहिए, लॉ वगैरह को एस्थेसी में जान दो, सिर्फ समरी बनाओ। समरी बनते बनते क्वेश्चन ग्रिप में आ जाता है। अच्छा, जब आप यहां पे पढ़ रहे होगे ना, तो दिमाग तो मानता नहीं ना, हाथ का सोल्यूशन निकालने का प्रयास करता है, लेकिन कंट्रोल करना है। हो सकता है 2-4 लाइनें ऐसी आ रही हों बीच में जिसको आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। डोंट वरी, जब पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है ना, तो जिन लाइनों का मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता तो वो भी समझ में आ जाती है कि यहां पर ये कहना क्या चाहता था। इसलिए पहले, सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन को समझिएगा, और यही सब सिखाने के लिए, समझाने के लिए, प्रोसेस को फॉलो कराने के लिए मैं आपको सारी की सारी केस स्टडीज करवा के चल रहा हूं। अफोरसेड मेंशन्ड अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST, ठीक है। GQF प्राइवेट लिमिटेड प्रोक्योर कर रहे हैं स्पीडो फास्ट की सर्विसेज, जो कि एक GTA है। GTA का पॉइंट इनका हर एक क्वेश्चन के अंदर लगभग आ रहा है। इसका GTA का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो महाराष्ट्र में ही है, और ये गुड्स डिफरेंट कस्टमर को अपना आगे सप्लाई करते हैं। स्पीडो फास्ट एंटरप्राइज पे प्रिपेयर करते हैं, कंसाइनमेंट नोट वगैरह बिल्टी शिल्टी अपना इश्यू करके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बेस्ड ऑन द जो अप्रोप्रिएट लगे वो आपको आंसर यहाँ पे करना है। तो ये रहा जी, स्पीडो फास्ट है, GTA है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर ये सर्विस इनको दे रहे हैं। तो हियर इज द क्वेश्चन, क्या देखा आपने, बिजनेस मॉडल बता दिया, आउटवर्ड बता दिया, इनवर्ड बता दिया, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहे भाई साहब, गजानन एंटरप्राइजेस ओनर ऑफ वेयर हाउस इन तमिलनाडु, ठीक है, विशेष टू नो, गजानन वाले पूछते हैं कि रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST इट्स बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि सही है कि गलत है। मुझे एक बात बताइए, गजानन जो कि तमिलनाडु में है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना चाहिए था? क्या इनके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लागू होता सेक्शन 24 के अंदर? द आंसर इज नो। इनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के अंदर ही फॉल करता है, 24 की तो कोई भी यहां पर बात नहीं हो रही है। और क्योंकि इनका टर्नओवर 18-25 का है, इसलिए इनके ऊपर वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करने वाली बात होती है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि इनको लेना चाहिए क्या, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। यूनिक एनरोलमेंट नंबर बुक्स ऑफ अकाउंट के चैप्टर आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेयर हाउस कीपर होते हैं तो उनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, ताकि जब कोई रेड वगैरह होती है, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं, तो चंगू मंगू, वेयर हाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर, ये दो चंगू मंगू होते हैं जिनको सरकार पकड़ने का प्रयास करती है। तो इसलिए अगर वेयर हाउस कीपर रजिस्टर्ड आदमी नहीं है तो उसे UEN लेना पड़ेगा, राइट। अच्छा जी, इसी के संबंध में MCQ है, ट्रू फॉल्स पूछता है, क्या बोलता है जी साहब, ट्रू फॉल्स के अंदर बात करते हैं। गजानन एंटरप्राइजेस ओनर ऑफ वेयर हाउस है, तमिलनाडु में है, विशेस टू नो एज वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST। इसमें देखना है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पहला है, यस, बीइंग अ वेयर हाउस ऑपरेटर गजानन एंटरप्राइजेस हैज टू कंपल्सरीली टेक रजिस्ट्रेशन, गलत, ये सही नहीं है जी। दूसरा है, नो, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। Gajanan Enterprises is not required to take registration under GST as its aggregate turnover threshold से कम है। However, it is required to obtain a unique enrollment number। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब B आ जाएगा। उसके बाद 11.2 आता है, GQF Private Limited is required to keep and maintain its books of account or other records। बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक मेंटेन करने होते हैं? सेक्शन नंबर इसमें हमारा 36 आ जाता है, जो बताता है कि नॉर्मली आपको 72 महीने तक एनुअल रिटर्न की डेट आने पर उसके 72 महीने यानी कि 6 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होते हैं। लेकिन अगर कोई केस वेस लग जाता है तो उस केस की एक्सपायरी के 1 साल बाद तक भी मेंटेन करने जरूरी होते हैं। तो ये आ गया जी अपना यहाँ पर 5 साल जी नहीं, 72 महीने, यस 72 महीने है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द पर्टेनिंग ईयर सो एंड सो। तो इसका सही जवाब ये आ जाएगा। उसके बाद में GQF प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू जमुना
एंटरप्राइजेस, जमुना एंटरप्राइजेस के लिए 46,800 रुपए का यहां पर जो इनवॉइस, जो वैल्यू थी गुड्स की, वो ट्रांसफर किया गया था। लेकिन नॉर्मली तो 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होती है, परंतु हम जानते हैं कि जब माल आपका जॉब वर्क के लिए जा रहा होता है और इंटर स्टेट जा रहा होता है, तो वहां पर मैंडेटरी ई वे बिल आपको बनाना होता है। तो चेक करते हैं, यहां पर जो आपका गुड्स है ये कहां से जा रहा है, महाराष्ट्र से आपका ये मालिक जा रहा है, महाराष्ट्र से ये आपका जा रहा है। तो जमुना के संबंध में देखते हैं, यहां पर आकर ये इसको यहां आएगा, ये यहां है 75, इसमें था 75 और इसमें था आपका ये 46,000, कितना था, 400 था, कितना था, ये था आपका यहां पर 46,800। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां पर ई वे बिल आएगा या नहीं आएगा। द आंसर इज यस, क्योंकि जब जॉब वर्क के लिए माल जा रहा हो और वो आपका इंटर स्टेट हो, तो ऐसे हालात में मैंडेटरी ई वे बिल देना जरूरी होता है। लेकिन सर अगर ये मैटर हम इसके संबंध में पूछ रहे होते तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आप यमुना जमुना करके रट्टे मार के चले गए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चूंकि यमुना आपका महाराष्ट्र में है, अगर 46,800 की फिगर यहां पर होती तो फिर उसमें मैंडेटरी आपका ई वे बिल नहीं आता, क्योंकि वो इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं था। लेकिन अब गिवन सिनेरियो के अंदर ये 75,000 रुपए की लिमिट यहां पर दे रखी है, तो इसमें करना होगा। हाँ, इसमें भी अब करना होगा क्योंकि ये 50,000 से ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब वर्क के लिए जब माल जा रहा हो और वो इंटर स्टेट अगर जा रहा हो तो वहां पर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पर मैंडेटरी ई वे बिल होता है। अदरवाइज जगहों पर आपका लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या पूछा गया था, whether GQF Private Limited is required to generate e-way bill in this case, यमुना के संबंध में yes, e-way bill is required to be generated irrespective of the value of the consignment। ठीक है, yes sir। आगे बढ़ते हैं, Speedo Fast Enterprises wants to transport multiple consignment in a single conveyance। ठीक है, these consignments are of different consigner and consignees। okay, एंड मतलब ये जो जीटीए वाला है डिफरेंट कंसाइनर हैं, डिफरेंट कंसाइनीज हैं। ठीक है, अच्छा। दीज कंसाइनमेंट आर ऑफ डिफरेंट कंसाइनर एंड कंसाइनीज एंड इंडिविजुअल ई वे बिल्स with different validity period have been generated for these consignment। ऑब्वियस सी बात है, अगर अलग अलग रेसिपिएंट आ रहे हैं तो जिसका जो कंसाइनमेंट है उसके संबंध में उसका ई वे बिल जनरेट कर दिया जाएगा। अच्छा, इनकी अलग अलग दूरी हो सकती है, अलग अलग है ना, तो भाई यहां माल उतारा, कुछ माल यहां उतरेगा, कुछ यहां उतरेगा, तो हर एक बिल का जो वैलिडिटी पीरियड, जो लाइफ है, वो डिफरेंट निकल के आएगी, क्योंकि वो डिस्टेंस के हिसाब से मेजर की जाती है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, Can Speedo Fast Enterprises generate one consolidate e-way bill for such multiple consignment? क्या वो इतने सारे जो ई-वे बिल हैं उनके लिए कंसोलिडेट ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेट ई-वे बिल जो होगा वो जो इंडिविजुअल ई-वे बिल आए हैं उनका सब्सटीट्यूट नहीं है, बल्कि एक सुविधा है। वो सारे के सारे तो जनरेट होंगे ही होंगे। इन एडिशन टू दैट इट इज ऑप्शनल टू द ट्रांसपोर्टर कि वो कंसोलिडेट चाहे तो इश्यू अपना कर सकता है, ताकि सारे के सारे जो ई-वे बिल्स हैं जितने इश्यू किए गए थे उनकी डिटेल एक ई-वे बिल के अंदर आ जाती है। मैंने पोर्टल पर प्रैक्टिकली आपको ये करके भी दिखा रखा है कि किस तरीके से हम कंसोलिडेट ई-वे बिल जनरेट करते हैं। तो उसमें हमारी एक एक्सेल शीट आ जाती है पोर्टल के ऊपर, उसमें हम जो हमारे ऑलरेडी ई-वे बिल जनरेट हो चुके होते हैं उनका नंबर डालते हैं और नंबर से ड्रॉप डाउन करते चले जाते हैं, नंबर ऐड करते चले जाते हैं। उन ई-वे बिल जो ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं उनकी डिटेल को सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर करके एक सिंगल ई-वे बिल के अंदर कंसोलिडेट चीजों को कर देता है। तो द आंसर इज यस, इसमें आंसर आपका बी आ जाएगा। यस, Speedo Fast Enterprises can generate a consolidated e-way bill containing the detail of different e-way bills if all the e-way bills have different validity period and even if it is transporting consignment of different consignees। सो हमें उससे मतलब नहीं है, मल्टीपल ई-वे बिल को कंसोलिडेट करके हम एक में ला सकते हैं।
ठीक है साहब। आगे बात करते हैं स्पीडो फास्ट जो कि जीटीए आपके बनते थे। एंटरप्राइज वांट्स टू अपडेट पार्ट बी ऑफ ई वे बिल, कैन इट अपडेट द सेम, और अगर हां तो कितने समय के अंदर कर सकते हैं? जी हां, जब हम ई वे बिल बनाने के लिए गए थे मैंने पूरा 1 घंटा पोर्टल पर आपके लिए लगाया था। तो जब उसमें ई वे बिल पार्ट ए जैसे मैं फिलअप करता हूं तो मेरे पास ई वे बिल नंबर आ जाता है। मैं पार्ट ए पर ही आ जाता है जिसमें गुड्स की डिटेल, सेंडर और रेसिपिएंट की डिटेल अपनी अवेलेबल होती है। पार्ट बी जो कि ट्रांसपोर्टर के लिए होता है वो 15 दिन के अंदर भी अपडेट किया जा सकता है, यानी कि वंस ई वे बिल नंबर हैव बीन जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ए तो आपका 15 डेज तक वैलिड रहता है। ऐसे कई सारे फॉर्म्स हैं जो कि 15 दिन तक वैलिड रहते हैं, जैसे कि मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर देखा था कि जब हम डिपॉजिट करने का चालान क्रिएट करते हैं तो चालान आपका 15 दिन तक वैलिड रहता है, उसके आधार पर आप आगे पेमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी बात करी जाती है मालिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या फिर हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आरईजी जो फॉर्म का पार्ट ए हम फाइल कर देते हैं जिसके बेस पर टीआरएन आपका जनरेट हो जाता है, तो वो भी टीआरएन आपका 15 दिन तक वैलिड होता है। उसके आधार पर आप पार्ट बी जो है फॉर्म का वो 15 दिन के अंदर अंदर अपना फाइल कर सकते हैं। तो ये आ गया जी यहां पर। इसमें कौन सा सही जवाब आएगा? पहला वाला, यस, 15 दिन के अंदर अंदर आप ई वे बिल नंबर को अपडेट कर सकते हैं पार्ट बी के लिए, मतलब पार्ट बी को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन। जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज along with related services। अच्छा, मशीन्स वगैरह ये सप्लाई करते हैं और जरूरी सर्विसेज भी उसके साथ में देकर चलते हैं। यहां से आती है बात समझ में? ठीक है जी, तो जीएसपी है, मशीन देते हैं विद सर्विस जो कि नेसेसरी होती है। द मशीन्स आर असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट द कस्टमर के प्रीमाइसेस पर इनका किया जाता है। इट हैज हेड ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र और ब्रांच ऑफिस दिल्ली, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इनके हैं जी। तो ये आ गया हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस दिल्ली, कर्नाटका, एमपी, यूके और तमिलनाडु में इनके एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सारा क्वेश्चन बेसिकली टेबल फॉर्म में दे रखा है तो उसके टेबल की क्या समरी बनाऊं मैं, तो इसलिए टेबल की समरी नहीं बनाई है। आगे बोलते हैं टर्नओवर ऑफ जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आर एस अंडर, कैसे? इंट्रा स्टेट, क्या है? इंटर नहीं है, इंट्रा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज वैल्यू है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। महाराष्ट्र की इतनी ये महाराष्ट्र मतलब हेड ऑफिस हो गया ना इसका, बाकी सारे आपके ये ब्रांच ऑफिस यहां पर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इतने इतने का बता रखा है। ये क्या? वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई, ये इनवार्ड सप्लाई होगी यहाँ की, इनके बेस पर हमें आईटीसी अवेलेबल होता है। ये आउटवार्ड हो गया और ये हमारा यहाँ पर इनवार्ड हो गया। इतने इतने का है सबका, हेड ऑफिस का भी, ब्रांच ऑफिस का भी। द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर प्रोवाइड बाई जीएसपी, दिसंबर महीने के लिए भी बता रखा है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी, कि भाई आउटवर्ड सप्लाई हमारी ये रही है दिसंबर के महीने में। अब ना घबराया मत करो, है सर वहां का भी डेटा दे रखा है, दिसंबर का भी डेटा दे रखा है, चाह क्या रहा है? कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को तो पढ़ लो, अभी सोल्यूशन बिल्कुल मत ढूंढो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना अभी हमें। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंस्टॉलेशन, ये तो भाई साहब आपकी आउटवर्ड सप्लाई गुड्स की हो गई, ये आउटवर्ड सप्लाई आपकी यहां पर सर्विस की हो गई। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनपुट्स, ये आपकी इनवार्ड हो गई सप्लाई, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनपुट सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विस का आउटवर्ड एंड गुड्स और सर्विस का इनवार्ड, उसका डेटा आपको यहां पर दे रखा है, वो भी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, आगे बोलते हैं नोट्स। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मशीनरी है, उस पर जीएसटी का रेट है 18% का। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस 18%, यानी कि आउटवर्ड पे चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो 18% का है। इनवार्ड की बात करेंगे तो गुड्स पे आ रहा है आपका 12% का और सर्विस पे आ रहा है आपका 18% का। तो ध्यान बस इतना रख के चलना कि जो गुड्स का इनवार्ड है उस पर 12% है, बाकी सब पे 18% का जीएसटी का रेट लगाया जाएगा। राइट? यस सर। ऑल द अबव ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन के आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है? वेदर जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्या अगस्त में इनको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है? तो इसके लिए डेटा हमें चेक करना पड़ेगा। अगस्त के महीने में, अच्छा यहां ध्यान देना क्या लिखा था? वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। बहुत ही छिपी हुई बात यहां पर लिखी हुई है, जिसके ऊपर कि रिवर्स चार्ज आपका एप्लीकेबल होता है।
इनवार्ड सप्लाई थी, लेकिन इनवार्ड सप्लाई कौन सी वाली थी? आरसीएम, यानी कि बंदे की आरसीएम की लायबिलिटी भी बनती है। अब मुझे बताइए इसका जो रजिस्ट्रेशन के अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 22 में देखेंगे या सेक्शन 24 में देखेंगे? सेक्शन 24 से बोलता है, सेक्शन 24 से बोलता है कि भैया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा अगर आप आरसीएम के अंदर जीएसटी भरने के लिए लायबल हैं। तो वैसी वाली दशा में आपके ऊपर 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आप यहां से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। उसने पूछा क्या था, क्या टेक रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्या अगस्त में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर जीएसपी लिमिटेड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी। तो कितना घुमाने का प्रयास कर रहा है, रिवर्स चार्ज वाली बात चुपके से दे रखी है। तो ये ध्यान रखना, ये खतरनाक पॉइंट है। ईमानदारी से बताऊं मैं आपको, जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरा भी ध्यान इन शब्दों पर नहीं गया और मैंने भी इसमें गलती कर दी। तो इसलिए अच्छे से देखना, क्योंकि यहां पर हाँ, फिर मैंने देखा यार मैं जो सोच रहा हूं वो आंसर तो नहीं दे रखा, फिर ध्यान से पढ़ा उसको, ओए होए होए होए, यहां खेल खेल रखा था। रिवर्स चार्ज आपका यहां पर लिखा हुआ था, छुप कर बैठा हुआ था ये। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर आपका ये आ जाएगा। टर्नओवर को देखने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि वैसे कुछ दिखता नहीं तो टर्नओवर का ही जोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत आपका आंसर हो जाएगा। तो टर्नओवर की मुझे यहां पर कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। यस, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम और जस्ट बिकॉज ऑफ आरसीएम। आगे बात करते हैं नंबर 2 पर आकर। Assuming that GSP Private Limited also has a branch in the state of Tripura with the turnover of intra-state taxable supply of 11,20,000 इतना in the month of August, मान लीजिए अगर ऐसा है, state whether the company is required to take registration in the said month, what will be the threshold limit। देखिए अगर आरसीएम की सप्लाई आपके ऊपर फॉल कर रही है तो निश्चित तौर पर फिर आपको चाहे त्रिपुरा में हो चाहे तमिलनाडु में हो, ये लिमिट का चक्कर मुझे नहीं देखना, ना ही मुझे स्टेट का चक्कर देखना है कहां पर क्या पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए लेट सपोज आरसीएम क्लॉज ना होती, हो सकता है कि आपके लिए जो क्वेश्चन आए उसमें आरसीएम ना दे रखा हो, बाकी क्वेश्चन जो करते हो। एम आई राइट भाई? अगर मैं यहां पर आरसीएम ना बोलकर एनसीएम लिख दूं यहां पर, तो पूरा खेल चेंज हो जाएगा, सारे आंसर आपके चेंज हो जाएंगे। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। इतना तो मुझे नहीं लगता कि भाई साहब जैसे एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके आपको डाल देगा। मैं कह रहा हूं यहां पर एनसीएम कर दो, पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी। अगर यहां पर एनसीएम होता तो त्रिपुरा वाले मामले में थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी क्या आ जाती, बताइए। सर हम जानते हैं अगर 4 स्टेट के अंदर से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो हमारी ओवरऑल लिमिट जो होती है वो घटकर 10 लाख रुपए पर आ जाती है। तो वैसे वाले हालात में फिर इनको यहां पर चूंकि 11 लाख तक बात हो रही है तो रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ जाता, इस वजह से अंडर सेक्शन 22। पर चूंकि इस क्वेश्चन में जो दे रखा है या आरसीएम की बात कर रखी, इसलिए इनका जो रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 22 में फॉल नहीं करेगा, बल्कि सेक्शन 24 के अंदर फॉल कर जाएगा, जहां पर कि हमें लिमिट देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद तो इसमें सही आपका जवाब ये वाला यहां पर हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12.3 पर आ जाते हैं। व्हाट शैल बी द नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नेट जीएसटी कितना आपका पेबल बनेगा, प्रोवाइडेड द मशीनरी हैज बीन इंस्टॉल्ड एट कस्टमर साइट एट कानपुर यूपी एंड द पार्ट्स ऑफ, अच्छा कानपुर में जा रही है मशीन, ठीक है जी, महाराष्ट्र से यूपी के लिए मूवमेंट है। एंड द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर मैन्युफैक्चर्ड एट फैक्ट्री लोकेटेड इन मुंबई एंड डिस्पैच्ड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। एंड अज्यूम करना है दैट ऑल इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम विद इन द स्टेट्स। जो भी ये मामला जो इनपुट वगैरह का तो इंट्राई लिया गया है। इनवॉइस रेज्ड बाय मुंबई ब्रांच ऑफ जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दिसंबर महीने में महाराष्ट्र वाले की लायबिलिटी पूछ रहा है, कह रहा यहां पर, करा इसका बताओ इसकी लायबिलिटी कितनी आएगी, इस वाले पॉइंट के यहां पर निकलकर, ठीक है। तो हम अच्छे से जानते हैं मालिक, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी है और ये यूपी आपकी जा रही है मशीनरी। तो हम जानते हैं कि इस पे 18% का आपका रेट है आउटवार्ड के ऊपर, तो 25 लाख ही हो गया, 3 लाख ही हो गया, तो भाई साहब 28 लाख ही निकलकर यहां आ जाता है। और 28 लाख पे भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए, जब मैं यहां पर निकालूंगा इसका 18% तो कितना आएगा, 28 लाख का 18% जब निकलता है तो ये आता है 5,04,000 रुपये निकल के आ जाएगा। और जहां तक सवाल है इनवार्ड का, तो इनपुट के ऊपर मेरा 12% का रेट बनता था, तो 12% 9,80,000
हजार इंटू पॉइंट बार है तो 1,17,600। हालांकि CGST SGST होगा बिकॉज की जो परचेजेस थी वो लोकल थी, CGST SGST में निकल के आएगा, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी जो आउटपुट लायबिलिटी वो IGST की निकल के आ रही है और IGST का पेमेंट करने के लिए CGST SGST दोनों को मैं पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकता हूं। उसके बाद में फिर ये है मेरा 5,60,000, तो 5,60,000 इंटू पॉइंट इंटू आएगा मेरा 0.18, तो ये आ गया जी अपना 1,08,000 रुपये आ जाता है, तो 1,08,000 ये हो गया, 1,17,600 मेरा ये आ गया जी यहाँ पे निकल के, 2,18,400 का मेरा यहाँ पर बन जाता है, 2,18,400 मेरा ये बन जाता है। और इसमें अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा भाई साहब 2,85,000, 2,85,600 मेरा आंसर निकल के यहाँ पर आ जाता है ऐसे करके। तो ये हो गया जी, कहाँ मेरा आंसर, यस ए इसका सही आंसर आएगा, 285,600 मेरा आंसर निकल के आ जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, द सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन, सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ, कैसी सप्लाई है, कंपोजिट है या मिक्स्ड है? सर ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली बंडल्ड है, दोनों टैक्सेबल है, तो वैसे वाले हालात के अंदर इसको हम कंपोजिट सप्लाई के रूप में लेकर चलते हैं, कंपोजिट है। एंड द एप्लीकेबल टैक्स रेट शेल बी द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन, कौन सा रेट लिया जाएगा? सर जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसका रेट यहां पर लिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो मेरी यहां पर गुड्स की हो रही है, मशीन की हो रही है। तो इसका सही जवाब आपका ये वाला यहां पर आ जाता है, कंपोजिट और प्रिंसिपल सप्लाई। आगे बोलता है, जीएसपी प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी फ्रॉम ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड, GSP, ठीक है, हैज GSP प्राइवेट लिमिटेड हैज delivered the parts manufactured at factory located in Mumbai and installed the same at the site of Auto Wheels, तो वहां की उसकी साइट पर जाकर कर दिया, which is located in मध्य प्रदेश, ठीक है जी, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन आपकी हो गई। मुंबई ब्रांच ऑफ GSP प्राइवेट लिमिटेड रेज्ड इनवॉइस इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ऑटो व्हील्स सो एंड सो मुंबई महाराष्ट्र, व्हाट शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या रहेगा? यानी कि महाराष्ट्र से माल आपका निकला है और जो बिलिंग हुई है, जो बिल गया है आपका भाई साहब, वो कहां गया है, रिसीव्ड, ये हो गया डिलीवर्ड पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री मुंबई एंड, ठीक है जी, विच इज लोकेटेड, इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल किया गया है साइट पर जाकर। जब ये इंस्टॉल किया जाता है साइट पर जाकर तो इंस्टॉलेशन के संबंध में हमें अच्छे से पता है। इसमें आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई की हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन 10(1)(d यहां पे मालिक लगा दिया जाता है, और 10(1)(d के मुताबिक जहां पर भी इंस्टॉलेशन या असेंबली होती है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। तो ये इंस्टॉलेशन हुआ है इसकी, विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और चूंकि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रही है तो बीच में एक बॉर्डर आ गया, इसके चलते हुए सप्लाई आपकी इंटरस्टेट यहां पर बना दी जाएगी और IGST यहां पर लगवा दिया जाएगा। ये था मालिक आपका 12वां प्रश्न। उसके बाद में 13वें की हम बात करते हैं। 13वें में बोलता है कि XYZ लॉजिस्टिक लिमिटेड इज इनटू वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बिजनेस। जो XYZ लॉजिस्टिक है, शॉर्ट में नेम आ गया इसका XLL करके, ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग का बिजनेस है। तो ये रहा आपका यहां पर समरी इसकी। तो समरी के अंदर सबसे पहले हमने देखा क्या करना है, बिल्कुल अब देखिए जब तक मैं समरी बना रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं कोई लीगल कंटेंट की बात आपसे नहीं करता हूं। फिर जो क्वेश्चन आता है समरी के अंदर मेरे सामने पूरा का पूरा प्रश्न होता है, मैं बड़े आसानी से उसका आंसर यहां पर दे पाता हूं। XYZ या XLL है, तो ये वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की सर्विस अपनी देकर चलते हैं, ये बताया गया है, ठीक है, ओके जी। बोलते हैं इट हैज 2 कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इसके पास 2 CFS है, कंटेनर यार्ड जिन्हें बोलते हैं ना। 1 एट इनलैंड कंटेनर डिपो ICD दादरी, इनलैंड कंटेनर डिपो यानी कि ड्राई पोर्ट हो गया, और ड्राई पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं आपके ये कंटेनर यार्ड या कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो दादरी जगह पड़ती है यूपी के अंदर, गाजियाबाद से सटा हुआ है, तो दादरी से सटा हुआ एक बहुत छोटा सा एरिया है सूरजपुर, तो सूरजपुर के पास में आपका बना हुआ है ये बेसिकली CFS, तो इसी कंपनी का है ये। तो 1 एट इनलैंड कंटेनर डिपो दादरी उत्तर प्रदेश एंड अदर एट ICD तुगलकाबाद दिल्ली में, 2 इनके पास कंटेनर यार्ड हैं। दिल्ली XLL इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रक से भी करवा देते हैं, वेसल से भी करवा देते हैं, हर तरह का ये ट्रांसपोर्टेशन करवा देते हैं।
Intermittently XLL also deals in trading of goods primarily in export to countries outside India। कुछ ट्रेडिंग वेडिंग में भी अपना हाथ पैर मार लेते हैं ये। तो एक इसका CFS दादरी यूपी में हो गया, एक CFS इनका तुगलकाबाद TKD दिल्ली में हो जाता है, और कुछ ट्रेडिंग वेडिंग में भी एक्सपोर्ट पर्पस के लिए अपना हाथ पैर ये चला लेते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल यहां पर बताया जा रहा है। XLL स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन 30 जून को बाय सेटिंग अप हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस इन गुड़गांव हरियाणा, और 2 CFS यूपी और दिल्ली वाले से 30 जून को इन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। सर्विस एज वेल एज इनवॉइसिंग टू कस्टमर्स वाज डन फ्रॉम दिल्ली एंड यूपी यूनिट ओनली। जो सर्विसेज एंड इनवॉइसिंग है वो दिल्ली और यूपी यूनिट से दी जाती है। टॉप मैनेजमेंट जो बैठता है उसका वो ये बैठता है साहब कहां पर आकर ये जो गुड़गांव है वहां पर बैठता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट यहां पर बैठेगा, हेड ऑफिस गुड़गांव हरियाणा के अंदर, और इस प्रकार से इनकी बात यहां पर करी जा रही है साहब। तो ठीक है, और 30 जून को इन्होंने अपना जो कारोबार है वो शुरुआत इसकी यहां पर कर दी थी। आगे क्या बोलते हैं सुनो जरा। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XLL दिल्ली यूनिट क्रॉस्ड 20 लाख ऑन 31 अक्टूबर। इट अप्लाइड 20 अक्टूबर को इनका जो टर्नओवर था वो क्रॉस कर जाता है, और इन्होंने 25 नवंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, और 7 दिसंबर को इनको आरसी ग्रांट कर दी जाती है। तीनों घटना मैंने लिख दी यहां पर आकर कि लिमिट क्रॉस कर गई थी 20 लाख वाली 30 अक्टूबर को, अप्लाई फॉर कर दिया 25 नवंबर को, और इनको जो आरसी ग्रांट करी गई है वो इस पर्टिकुलर डेट पर मालिक कर दी गई है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये डेटा मेरे पास में यहां पर आ जाता है। ठीक है साहब, अब ये डेट कहां पर कैसे कैसे रेलिवेंट होंगी अभी बात करेंगे, चिंता मत करो। पहले जो दे रखा है उसको लिख लो आराम से तसल्ली से। साथ में बोलता है कह रहा जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एट दिल्ली। दिल्ली जो वाली ब्रांच थी जो CFS था वहां पर इनके पास गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ था, और गुड्स के स्टॉक के संबंध में कितना GST था, क्योंकि कारोबार तो 30 जून को शुरू कर दिया था, थ्रेशोल्ड इसकी पार हो रही है जाकर अक्टूबर में। तो कुछ स्टॉक का बताया कि ये जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था उसमें कुछ GST का एलिमेंट शामिल था। क्या कैसे था सुनो जरा। 30 अक्टूबर को 50 लाख, 25 नवंबर को 40 लाख, और 7 दिसंबर को 20 लाख का GST था स्टॉक के संबंध में। तो लिख दिया मैंने GST रिलेटेड टू स्टॉक अवेलेबल ऑन वेरियस डेट्स। 50 लाख का 30 अक्टूबर, 40 लाख का इतना, और 20 लाख का 7 दिसंबर को यहां पर आपका ये दे रखा था। ऐसे करके ये मालिक यहां पर बात हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा यार इसका क्या लॉजिक है, ये क्यों दे रखा है। अभी परेशान मत होइए, जब क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या था और कैसे था, और सोल्यूशन भी बड़े अच्छे से आप इसका दे पाएंगे। घबराइए मत, समरी बनाते समय बिल्कुल भी आपकी सांसें नेचुरली चलती रहनी चाहिए, ना तो ये गर्म होनी चाहिए ना ही तेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को एंजॉय करना सीखो। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी बिजनेस ऑफ XLL, इसका जो मुख्य बिजनेस है जो प्राइमरीली फोकस करते हैं, इस कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंटेनर। ठीक है जी, तो ये कंटेनर वाला इनका बिजनेस है, दिख भी रहा है। इन जुलाई नेक्स्ट ईयर अ शिपर placed a work order on XLL for handling of an export container from ICD Tughlakabad to Dubai through Nava Sheva Seaport in Mumbai। अच्छा जी, वो कह रहे कि भाई साहब इनको ना यहाँ पे एक ऑर्डर मिला था, और जुलाई के महीने में यहाँ पे आके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है दुबई के लिए कि आप हमारा जो गुड्स है ना वो दुबई पहुंचाना है। जैसे मर्जी करके आप जो भी अरेंजमेंट करो, कैसे भी करके चलो। ठीक है, ठीक है जी। XLL was responsible for stuffing goods in container at ICD, सारा काम यही करेंगे। असाइनिंग इन ऑब्टेनिंग कस्टमर्स क्लियरेंसेस, ठीक है, सारा कस्टमर क्लियरेंस वगैरह सारा यही कराएंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम ICD टू सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट से लेकर सी पोर्ट। जैसे ड्राई पोर्ट तो तुगलकाबाद में बना हुआ है, यहां पर से माल ट्रेन में रख के जाएगा, फिर ट्रेन से पहुंचेगा मुंबई तक, और मुंबई से फिर आगे वेसल में रख के चला जाएगा। ठीक है, तो ICD से सी पोर्ट तक का भी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहे हैं, जो रेलवे का भाड़ा वाड़ा होगा सब अपना देकर चलेंगे ये। XLL रिक्वेस्टेड द कस्टमर टू इशू ई-वे बिल। XLL ने कहा, कस्टमर से कहा कि भैया आप इसमें ना ई-वे बिल इश्यू कर दीजिए फॉर मूवमेंट ऑफ कस्टम सील्ड
कंटेनर फ्रॉम आईसीडी, कस्टम सील्ड कंटेनर। ध्यान दीजिए, कस्टम सील्ड का मतलब ये जो गुड्स हैं ये आपके कस्टम कंट्रोल में थे। ऑब्वियस सी बात है, जब ड्राई पोर्ट से माल सी पोर्ट की तरफ जाता है तो वहां पर जो गुड्स होता है वो कस्टम के कंट्रोल में ही मालिक होता है। तो कह रहा कि भैया इसका ई वे बिल आप इश्यू कर दीजिए, ऐसा बोला गया है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं इसका लॉ की बात नहीं कर रहा, जो है वो दे रखा है उसे पढ़ लेते हैं। However, customer denied for issuing of e-way-bill, stating that the responsibility to issue the same on the person who arranged the transport of the goods. XLL ने कहा कस्टमर से कि भैया इसका ई वे बिल दो। कस्टमर कह रहा है कि नहीं, ई वे बिल तुम दोगे। तो ई वे बिल कौन देगा? तो ई वे बिल आईसीडी से लेकर सी पोर्ट तक कौन देगा, ये इनके बीच में डिसाइड नहीं हो पाया, ये इनका झगड़ा यहां पर चलता रहा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कॉन्सिक्वेंटली द मैनेजमेंट ऑफ XLL इश्यू कर दिया ई वे बिल विद द असिस्टेंट ऑफ अ कंसल्टेंट। फाइनली XLL ने यहां पर ई वे बिल इश्यू कर दिया। करा ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, देयर इज अ ग्रीन सेस, there is a green cess that is applicable on the goods handled through CFS for export outside India। ठीक है, एक ग्रीन सेस भी लगता है इस कंसाइनमेंट के ऊपर। XLL एज ए पॉलिसी डिपॉजिट द ग्रीन सेस विद द गवर्नमेंट। XLL जो ये था, ये ग्रीन सेस को डिपॉजिट कर देगा इन द नेम ऑफ कस्टमर, इन द नेम ऑफ कस्टमर, इन द नेम ऑफ कस्टमर। कस्टमर की लायबिलिटी बनती थी, तो कस्टमर के ब्याह पे कस्टमर के नाम से उसने जमा कर दिया पैसा, और उस पैसे को फिर ये एक्चुअल बेसिस पर रिइंबर्स करेगा। तो क्या ये प्योर एजेंट बन गया? यस सर, क्योंकि यहां पर जो रिकवरी हो रही है, रिइंबर्समेंट है, वो एक्चुअल बेसिस पर हो रहा है। और दूसरी बात ये कि यहां जो पैसा दिया गया है थर्ड पार्टी को, उसका एक्चुअल बेनिफिशियरी इनका क्लाइंट है, ना कि वो खुद। तो क्लाइंट के नाम से पैसा वहां पे जमा कराया है, तो ये प्योर एजेंट कैपेसिटी में आपका आ जाता है। तो यहां पर लिखते हैं कि भाई एक पॉइंट और डाल देता हूं कि नीचे लिखा है, नीचे है, नीचे लिखा हुआ है कि जो ग्रीन रिइंबर्समेंट यहां पर हुआ है ग्रीन सेस का, वो भी प्योर एजेंट बेसिस पर करवाया गया है। और क्या बोलते हैं वो पढ़ो जरा। Few customers of XLL are based out of Nepal and Bhutan। इनके कुछ कस्टमर नेपाल भूटान में भी है। It provides container handling services for their containers cargo and are in transit to Nepal, Bhutan. It receives consideration from Nepal, Bhutan in Indian rupees। वहां से इनको पैसा इंडियन रुपीज में मिल जाता है। All the above amounts are exclusive of GST etc। तो नेपाल भूटान के संबंध में कुछ कार्गो वगैरह की सर्विस अपने देखे चल रहे हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी इन ओपनिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। हमें यहां पर याद आना चाहिए सेक्शन नंबर 18। इस सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए आईटीसी के चैप्टर में वो ये कहता था कि अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर फॉर लाइफ, ध्यान है आपको, है ना। तो यहां पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, आपने ना तो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती थी, ना ही कोई किसी प्रकार का क्रेडिट लिया होगा। लेकिन जब ये स्टॉक आगे चल के यहां पे शिफ्ट होगा, यहां पे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो यहां आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट होगी, आप आईटीसी भी ले पाएंगे। तो जो भी बचा कुचा स्टॉक था उसके संबंध में जो जीएसटी बनता था उसका क्रेडिट आप यहां पर ले पाते हैं, बशर्ते कि आपने अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कर दिया हो 30 डेज के अंदर अंदर। तो हम चेक करते हैं पूरा डेटा, यहां पर क्या बोला जा रहा है। इन्होंने जो लिमिट क्रॉस करी थी वो 31 अक्टूबर को करी थी, और इसको 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर देना चाहिए था। 30 नवंबर तक कर देता तो चलता, इन्होंने 25 नवंबर को ही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और आरसी ग्रांट हुई है 7/12 को, भले ही आरसी ग्रांट हुई है 7/12 को, लेकिन ये आरसी जो इफेक्टिव होगी वो डे 1 से आपकी इफेक्टिव हो जाती है, यानी 31 अक्टूबर से इफेक्टिव हो जाएगी। योर रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर। मोर ओवर उससे जस्ट पहले, यानी कि पहले दिन की शाम को जो स्टॉक आपके पास में बचा हुआ था उससे संबंधित जो जीएसटी था उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो ये स्टॉक की डिटेल्स यहां पर इसलिए आपकी दी हुई थी। तो इससे जस्ट पहले 31 अक्टूबर को ये था, तो 30 अक्टूबर को जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था उसके संबंध में जो जीएसटी था, ये जीएसटीएस का जी है ना, तो उसका क्रेडिट आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आकर। ठीक है, यस सर। तो क्या था मेरा ये क्वेश्चन, मैं एक बार देखता हूं। हाँ, XLL कैन अवेल द क्रेडिट ऑफ 50 लाख। यस, 50 लाख कर सकते हैं सेक्शन नंबर 18(1)(c) के मुताबिक, 18(1)(a) के मुताबिक। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय XLL। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही आपका बताया जा रहा है।
XLL वाज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली डेट। नहीं, जब थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी क्रॉस हो जाएगी तो भैया रजिस्ट्रेशन सबके कराना पड़ेगा ना, ये थोड़ा ना कि किसी को छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक जगह से टैक्सेबल सप्लाई आप देके चल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सबका आएगा। XLL वाज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिल्ली में भी, यूपी में भी और हरियाणा में भी, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन इनको यहां पे करवाने पड़ जाएंगे। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ये ध्यान से सुनना, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट पूछने की बात कर रहे हैं। रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ई वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ सो एंड सो, तो ई वे बिल के संबंध में आप मुझे बताइए असलियत में लायबिलिटी किसकी थी ई वे बिल इश्यू करने की? मैं बताऊं किसी की भी नहीं थी, क्योंकि जो कस्टम कंट्रोल्ड गुड्स होता है, आईसीडी से सीपोर्ट माल जा रहा है, कस्टम कंट्रोल्ड है, यहां पर आपको ई वे बिल इश्यू करने की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन आपको ई वे बिल के चैप्टर में दे रखी है, लेकिन इश्यू कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लीगली एंगल से देखा जाए तो यहां पर कोई ई वे बिल इश्यू करने की जरूरत नहीं थी, तो इसमें पहला सही हो जाएगा। E-way bill was not required to be generated since goods were being transported from ICD to seaport, और ये गुड्स आपका कस्टम कंट्रोल के अंदर आ जाता है, राइट? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक, और आगे क्या बोलता है 13.3 हो गया ना, यस। 13.4 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी? क्या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल कंटेनर हैंडलिंग सर्विस शुड बी एक्सक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ग्रीन सेस। अब एक बात बताइए, जो ये सर्विस अपनी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आएगा कि नहीं आएगा? या डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें आएगा ही आएगा। जहां तक सवाल है ग्रीन सेस का, तो भाई मेरे ग्रीन सेस जो है वो प्योर एजेंट के रूप में आपकी दी गई है, और रूल नंबर 33 मुझे बताता है सीजीएसटी रूल्स का कि कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंसेस है जो कि मैं रिकवर कर रहा हूं इन द कैपेसिटी ऑफ ए प्योर एजेंट, तो वो मेरा एक्सक्लूड रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन मेरा इंक्लूड रहेगा, और जो यहां पर मेरा प्योर एजेंट है के रूप में जो था ग्रीन सेस का रिइंबर्समेंट था, वो यहां पर एक्सक्लूड करवा दिया जाएगा। तो सही जवाब आपका बी यहां पर निकलकर आता है, ठीक है, यस। आगे सुनिए जरा 13.5 में Which of the following statement is correct regarding invoicing to नेपाल भूटान? भाई नेपाल भूटान के संबंध में हम अच्छे जानते हैं कि भाई एग्जम्पशन दे रखी है 5वें गेट पर जाकर कि भाई कार्गो हैंडलिंग सर्विस एटसेट्रा विद रिस्पेक्ट टू गुड्स इन ट्रांजिट टू नेपाल एंड भूटान, वो आपका एग्जाम्प्ट यहां पर हो जाता है, स्पेशली एग्जम्पशन गिवन इन योर एग्जम्पशन चैप्टर, तो यहां पर इसका सी निकल कर ये आ जाता है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 करके मालिक, क्या कहते हैं इसमें? मिस्टर Mahesh, a registered person under GST, is engaged in textile business, ठीक है, in the state of गुजरात, ठीक है, महेश जी हैं, टेक्सटाइल में हैं, गुजरात में हैं। He wants to supply textile and traditional Indian designs, okay, तो इंडियन डिजाइन्स की बात करना चाहते हैं, महेश हैं, रेडीमेड गारमेंट में हैं, गुजरात में हैं, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? यस। So he availed designing services from मनोज ग्रैंडपा हैं ऑफ मिस्टर महेश, जो साउथ अफ्रीका में है, विदाउट एनी कंसीडरेशन, तो कुछ डिजाइनिंग की सर्विस इन्होंने ली है, वो कुछ पुराने आदमी हैं, दादाजी हैं, तो जानते हैं इंडियन ट्रेडिशन क्या है, तो वहां से सर्विस ली, जो अफ्रीका में है, मनोज है, ग्रैंडपा है, डिजाइनर है, एफओसी सप्लाई वहां से ली गई है, ठीक है। अच्छा जी, लिख लो, बस एक बार क्वेश्चन लिख दिया ना फिर आसान हो जाएगा, लिख दो। अच्छा, और क्या किया इन्होंने? ही ऑल्सो अवेल्ड आर्किटेक्ट की सर्विस है, मुरली से ली है, जो कि इनके भाई हैं, लंदन में रहते हैं, 2 लाख रुपए में लिए है और पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको। लीजिए, सब लिख दिया, लंदन से भाई हैं, मुरली हैं, आर्किटेक्ट हैं, 2 लाख में है, पर्सनल पर्पज के लिए यहां पर सप्लाई ले रहे हैं। ओके जी, आगे बोलते हैं क्या? मिस्टर मनोज इज ए रेप्यूटेड फ्रीलांस टेक्सटाइल डिजाइनर, वो सबके लिए कर देते हैं ऑन ऑर्डर, एंड मुरली इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हाई रिप्यूट इन लंदन। ओके, कोई इशू नहीं से। फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एज पर द ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन्स ही नीड्स टू परचेज एंड इंस्टॉल एन ऑटोमेटिक जिग जैग इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन, ठीक है। ऑन 3rd May Mr. Mahesh raised a purchase order for sewing machine on कुश प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड है आंध्र प्रदेश में, फॉर अमाउंट ऑफ ₹2 करोड़, एंड द रेट्स आगे यहां पर इन्होंने बता रखे ट्रांजैक्शंस के। तो मशीन इनको चाहिए थी, कुश से मशीन ली है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और 3rd मई को इन्होंने यहां पर इसका ऑर्डर, परचेज ऑर्डर दे दिया था, ठीक है जी। क्या बोलते हैं आगे?
द रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस डेट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर एज फॉलोज। अलग अलग डेट पर जीएसटी के रेट अलग थे। स्विंग मशीन की बात कर रहे हैं। 6 जून को स्विंग मशीन इज इंस्टॉल्ड एंड एक्सेप्टेड बाय मिस्टर महेश, 6 जून को, और वो उस दिन जीएसटी का रेट 18% था। इनवॉइस की डेट 15 जून थी, उस दिन जीएसटी का रेट ये था। 3 अगस्त को पेमेंट हुआ और 28% का रेट था। 9 अगस्त को पेमेंट क्रेडिट हुआ। अच्छा, वो एंट्री की डेट थी, ये पेमेंट की डेट थी। तो ऐसे करके है ये मालिक यहां पर। तो पेमेंट की ये डिटेल थी। तो हम जानते हैं विच एवर इज अर्लियर, तो जो पहले आता है क्रेडिट की डेट और ये डेट, तो अर्लियर में हमारी यही आएगी 3 अगस्त की। तो पेमेंट की ये वाली डेट मेरे लिए रेलिवेंट है, ये वाली डेट मेरे लिए कोई रेलिवेंसी नहीं रखती है। खैर, नोट रेट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 18 टू 28% विद 1 अगस्त। ये रेट चेंज का मसला यहां पर निकल के आया है। 1 अगस्त से रेट चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं। आगे, फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मिस्टर महेश, फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या हुआ है, मिस्टर महेश intends to provide ancillary services relating to textile like dyeing, designing, etc. and also intend to avail composition scheme। अगले साल से इनकी प्लानिंग क्या चल रही है कि भैया हम कुछ एंसिलरी सर्विस भी यहां पर प्रोवाइड करा के चलेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। ठीक है, जो दे रखा है चुपचाप लिख लो। The details of turnover and GST payable during the current financial year and the budgeted figures, ये अभी की हैं और ये हमारे नेक्स्ट ईयर जहां पर वो कॉम्पोजिशन को लेने की सोच रहे हैं ये वहां है। यानी कि नेक्स्ट ईयर में जाकर देखोगे तो ये आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नजर आएगा, जो कि अभी करंट ईयर नजर आ रहा है। टैक्सेबल सप्लाई जो दिखाई दे रही हैं वो हैं इतने इतने की। एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय वे ऑफ ए नोटिफिकेशन वो इतने इतने की यहां पे आ गई। आईजीएसटी पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई, अच्छा आईजीएसटी पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाई 5 और 7 का है, यानी कि ये आपकी इंटर स्टेट रही होगी तभी आपका ये आईजीएसटी निकल के आया है। सीजीएसटी इतना इतना, एसजीएसटी इतना इतना यहां पर इन्होंने दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहिब। अच्छा जी, ये करंट ईयर का है, ये बजटेड है। इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस 4 लाख। अब ये जो स्टार वाला था इसके अंदर जो ब्रेकअप था वो कुछ ऐसे करके था कि इसमें इंक्लूडिंग 4 लाख की सर्विस एलिमेंट भी इसमें शामिल रहेगा, ऐसे करके बोल रहे थे। ठीक है जी। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, महेश रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ फॉर एन अमाउंट, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आती है, तो अमाउंट ऑफ ₹10 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फ्रॉम XYZ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। यहां से इनको ऑर्डर मिला है। दरअसल क्या है, एक XYZ एक संस्था है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। महात्मा गांधी जी की जयंती पर वो कुछ कपड़े शपड़े कुछ डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल डिजाइन्स के जो कपड़े हैं, और कहां पर, उनके बर्थ प्लेस पोरबंदर यानी कि जो गुजरात है वहां पे करवाना चाहते हैं। इट हैज द रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिल्ली एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ओनली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो डिलीवरी होगी वो होगी भाई साहब वहां पे जाके। इट इंटेंड्स टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सच क्लोथ्स टू द पीपल इन द सिटी ऑफ पोरबंदर, गुजरात। बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी है। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ द क्लोथ शुड बी मेड एट पोरबंदर। मिस्टर महेश सप्लाइड द गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव द पेमेंट। यानी कि क्या किया गया है यहां पर आकर, जो ऑर्डर दिया गया है वो यहां से XYZ ने दिया था दिल्ली से, एक स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, 10 लाख का ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो डिलीवरी होगी वो गुजरात में होगी और वहीं पर ये माल बांट दिया जाएगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, तो बस यही क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या है जी। यहां बोलते हैं पहले के अंदर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज इंपोर्टेड by Mr. Mahesh, which of the following services are considered as supply under section 7? डिजाइनिंग सर्विसेज, डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट के बारे में क्या लिखा है उसे छोड़ो, पहले अपना खुद का व्यू दीजिए। ये जो आपकी एफओसी यहां पर हो रही है, क्या ये आपकी एक सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी, जीएसटी का फाइनली इसके ऊपर सीन क्या रहेगा। देखिए, जो ग्रैंड पा है अफ्रीका में रह रहे हैं,
क्या ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं? द आंसर इज नो। रिलेटिव की डेफिनेशन में आपका मालिक वो आता है कि जो भाई बहन नहीं, जो माता पिता हो, है ना, और इवन लाइक माता पिता भी नहीं, मैं बोलूंगा कि स्पाउस यानी कि पति पत्नी और जो बच्चे हैं ये आते हैं फैमिली के अंदर। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी एटसेट्रा ये तब आएंगे जब ये आपके ऊपर निर्भर हैं, तभी ये आपकी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो दादाजी अफ्रीका में मौज कर रहे हैं भाई साहब, तो ये यहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। और अगर ये सप्लाई एफओसी की जा रही है जो कि रिलेटेड पार्टी से नहीं है, तो ये घटना आपकी यहां पर सप्लाई नहीं बनाई जाएगी और इस कारण से इस पर जीएसटी भी आपका नहीं आएगा। दूसरा, जो भाई है लंदन में है, भाई बैठा हुआ है, 2 लाख रुपए की पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ली है। अब देखिए पेड है, पेड, और जब हम जानते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर वो पेड है फिर तो चाहे ऐसी की तैसी, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, वो ऑलवेज आपकी यहां पर आकर सप्लाई बना दी जाती है। तो ये आपकी सप्लाई बन जाएगी नो डाउट। लेकिन जब मैं आईजीएसटी की एग्जम्पशन पढ़ता हूं तो वहां पर जाकर पता लगता है कि भैया उसका जो जीएसटी होता है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों ही घटनाओं पर ना तो जीएसटी इस पर आएगा ना जीएसटी इस पर आपका आएगा। पर हां, ये सप्लाई ही नहीं है, लेकिन ये आपका सप्लाई है, पर जीएसटी इस पर फाइनली आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। Designing services received from Mr. Manoj in South Africa without any concern in respect of service imported by Mr. Mahesh, which of the following services are considered as supply? इनमें कौन सी सप्लाई मानी जाएगी? डिजाइनिंग सर्विस क्या सप्लाई मानी जाएगी? ना, ये सप्लाई आपकी नहीं बनी थी। दूसरा, आर्किटेक्ट की सर्विस क्या सप्लाई बनी थी? यस, ये सप्लाई बनी थी मालिक, ये सप्लाई बनी थी। मोरओवर जीएसटी नहीं जाएगा, बट ये स्टिल सप्लाई तो बनी थी। तो इसमें सही जवाब आपका बी यहां पर हो जाता है। व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट फॉर स्विंग मशीन? डेट ऑफ पेमेंट क्या रखी जाएगी? तो भाई विच एवर हमने किया था ना अभी, विच एवर इज, इन दोनों में जो भी हमारा पहले निकल के आता है ना वो यहां पर आ जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, यानी कि ये वाली 3 अगस्त की जो डेट है वो मेरी यहां पर बन जाएगी ऐसे करके। तो 3 अगस्त, ये वाली 3 अगस्त ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, आगे है आपका वेदर मिस्टर महेश इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1(2) ऑफ 10, जो गुड्स फोकस्ड स्कीम है, क्या उसके लिए एलिजिबल हो पाएगा या नहीं? और अगर हो पाएगा तो सीन क्या रहेगा? इफ ही इज एलिजिबल, तो परमिसिबल लिमिट इसकी यहां पर क्या रहेगी? तो क्या ये एलिजिबल हो पाएगा? यस और नो? द आंसर इज नो मालिक। क्यों नहीं हो पाएगा? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक छुपा हुआ राज है। अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि हम यहां के लिए पूछ रहे हैं। और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जहां कर देखा जाए तो जो गुड्स फोकस्ड स्कीम होती है उसके लिए आपकी जो लिमिट काम करती है मालिक, वो 150 लाख और 75 लाख की लिमिट काम करती है। तो उन लिमिट के अंदर तो ये आ जाता है। पर देखिए कैसा खेल खेल दिया है, वो कह रहा आईजीएसटी। आईजीएसटी पिछले साल में भी है और आपका करंट ईयर, यानी कि जिस एंगल से हम देख रहे हैं तो उसमें करंट ईयर आपका ये बनेगा। तो हमें इससे दिक्कत है कि हमारे जिस साल के लिए कॉम्पोजिशन सीख कर रहे हो उस साल में आपका इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से चूंकि इंटरस्टेट आप जा रहे हो, आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। तो इसके चलते हुए आपका जो डी वाला पॉइंट है ये सही हो जाता है। विद रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, स्पेसिफाई द एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस। टीडीएस किस रेट से वहां पर काटा जाएगा? मालिक वहां पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो बिलिंग आप यहां पे कर रहे हो, जो बिलिंग आप यहां पे कर रहे हो सेक्शन 51 के मुताबिक, उसमें जो सप्लायर है, ये कहां का सप्लायर था साहब? सर जी जो सप्लायर है अपना, कहां गया सप्लायर है भाई साहब ये गुजरात का सप्लायर है, गुजरात का। बिलिंग हो रही है दिल्ली वाले बंदे के नाम पर, ये आपकी यहां पर बिलिंग करवाई जा रही है। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ रहा है वो आपका यहां पर गुजरात दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वाले मामले के अंदर यहां पर जो रेसिपिएंट की लोकेशन होती है वो मैच करनी चाहिए इन नॉर्म में से किसी से भी, जो कि मैच आपकी नहीं कर रही है। इसलिए सेक्शन 51 के मुताबिक यहां पर आपकी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। मैंने पूरे लॉजिक के साथ आपको बता रखा है सेक्शन नंबर 51 के अंदर, तो यहां पर आपका टीडीएस आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
15वां प्रश्न आपके लिए यहां पर आ जाता है। क्या बोलता है ये? पानी पी ले हम जरा जी। और मैं आपको बताऊं, देखो यहां पर क्या होता है इसमें, ये देखो ये क्रक्स जो निकल के आता है टीडीएस का वो ये कि जो रेसिपिएंट का स्टेट होता है, रेसिपिएंट का जो स्टेट होता है शुड बी मैच्ड विद ओरिजिन स्टेट या फिर डेस्टिनेशन स्टेट। अब रेसिपिएंट का जो स्टेट बनता था वो बनता था दिल्ली, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर ये है, ये था गुजरात, और ये भी था आपका यहाँ पर गुजरात, ठीक है। तो ये किसी से भी आपका मैच नहीं कर रहा था वैसे करके, तो इस कारण से यहाँ पर कोई किसी प्रकार के हमारे बात नहीं करी जाएगी टीडीएस को लेकर, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न आपके लिए निकल के आता है। क्या भला? ये कहता है कल्प वृक्ष आयरन ट्रेडर्स KIT इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम एंड इज, अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड है, एंड इज रजिस्टर्ड अंडर GST, और ये GST में रजिस्टर्ड भी है, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। KIT है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर ये रजिस्टर्ड आपके करवा दिए जाते हैं। तो ये रहे सब आपके KIT हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ये अपने रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं आगे? हाँ जी, ऑन 1 May KIT received an order for supply of different variety of iron bars, लोहे की सरिया नहीं होती, amounting 60 lakhs exclusive of GST from TMT Private Limited located in Hyderabad and registered under GST in the state of Telangana। 60 लाख का ऑर्डर इनको यहां मिला है। किन से मिला है? TMT से मिला है, हैदराबाद वालों से मिला है, तेलंगाना वालों से मिला है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं सर जी, आगे बताइए। एडवांस द डिटेल ऑफ, अच्छा जी ठीक है, द डिटेल ऑफ एडवांस पेमेंट, इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ आयरन बार्स आर एज फॉलोज, ठीक है जी। द बायर हैज टू पे 7 लाख एज एडवांस टू द सप्लायर, बायर को यानी TMT को 7 लाख रुपए एडवांस में देना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस अमाउंट जो होगा टू बी पेड विद इन 25 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस इश्यूएंस की डेट से 25 दिन के अंदर अंदर आपको बैलेंस अमाउंट पे करनी पड़ेगी। द सप्लायर विल बेयर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर रिलेटेड चार्जेस, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसे सप्लायर ही बेयर करके चलेगा, ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर निकल कर आएगी, ठीक है जी। एडवांस में देना है 7 लाख रुपए विद इन विच इज पेड ऑन, ये आएगा अभी, विच इज पेड वाला आएगा अभी। एडवांस में देना था 7 लाख रुपए और जो बैलेंस अमाउंट देना था वो 25 दिन के अंदर अंदर आपको क्लियर करना था। अच्छा जी, आगे क्या बोलते हैं? द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम देन द बायर नीड्स टू पे पेनल चार्जेस इफ एनी। तो अगर आपने पैसा नहीं दिया, लेट किया पैसा 25 दिनों के बाद, तो जितना आप डिले करोगे डिले के हिसाब से आपको पेनल्टी यहां पर टेबल के मुताबिक लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने कि 25 दिन में आपको पेमेंट करना था और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो फिर आपको पेनल्टी टेबल के मुताबिक लगा दी जाएगी, ठीक साहब। आगे सुनिए, आगे क्या बोलते हैं? इफ द एंटायर 100% पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द पीरियड एज मेंशन्ड इन द टेबल बिलो, हाँ, द रेसिपिएंट विल बी एंटाइटल्ड फॉर डिस्काउंट। ये है अर्ली पेमेंट, कह रहे हमने आपको 25 दिन का समय दिया है कि 25 दिन में पेमेंट कर दो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 25 दिन के बाद करोगे तो पेनल्टी लगेगी। साथ में एक पॉइंट और डाल दिया अर्ली पेमेंट का कि हमारा आपसे जो है कि 25 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, बट अगर आप अपनी इच्छा से हमें जल्दी पेमेंट कर देते हो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे उसमें। कह रहे अच्छा क्या, अगर आपने यहां पे किया तो इतना, यहां पे किया तो इतना, यहां तो इतना, और अगर आपने आफ्टर 15th डे पेमेंट करें तो डिस्काउंट नहीं, यानी कि 15 दिन तक अगर आप हमें पैसा दे देते हैं तो हम आपको इस हिसाब से, इस टेबल के मुताबिक हम आपको 15 दिन के अंदर पैसा क्लियर कर दोगे तो ये आपको दे देंगे। विद इन विच द पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है जी, डेट ऑफ इनवॉइस की डेट से काउंटिंग कर रहे हैं। डिस्काउंट विल बी गिवन ओनली व्हेन फुल पेमेंट इज मेड। द डिटेल ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट्स आर एज फॉलोज। अब 2 मई को क्या हुआ है? TMT प्राइवेट लिमिटेड पेड द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ एडवांस टू KIT। 2 मई को इन्होंने जो, अब देखो ना, पहले बिजनेस मॉडल समझा दिया, अब उस मॉडल के अंदर ये अमाउंट्स को फिल कर रहे हैं।
तो इसने कहा कि भैया ये जो था ना एडवांस वाली जो बात थी, ये 2 मई को पे कर दिया है। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। 5 मई को आपका इनवॉइस इश्यू कर दिया गया था। यस सर, 5 मई को इनवॉइस था, तो जो 25 दिन गिन रहे थे कि 25 दिन के अंदर पेमेंट करना वरना पेनल्टी लगेगी, तो इनवॉइस की डेट से काउंटिंग थी, तो मतलब उसका हो गया जी 30 मई तक अगर आप पेमेंट कर देते हो बैलेंस का तो आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सिमिलरली अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अर्ली पेमेंट कर देते हो 5 मई से, यानी कि 20 मई तक आप क्लियर कर देते हो, तो फिर आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे एज पर द टेबल। ठीक है जी, तो इनवॉइस की डेट की बात हो गई। 10th मई को आपने 30% अमाउंट दे दिया, 14th मई को इतना दिया है, और बैलेंस अमाउंट आपने 18 मई को क्लियर कर दिया है। 10 मई, 14 मई, 18 मई, 30 इतना 18 लाख, 12 लाख और 23 लाख का पेमेंट आपने इस प्रकार से इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो ये 53 लाख रुपए की पेमेंट जो बैलेंस अमाउंट है टोटल, वो आपने इन डेट्स पर डिस्चार्ज कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद ऑन 3rd मई टीएमटी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्ट कर रही है केआईटी को टू डिलीवर द आयरन बार्स टू शक्ति आयरन एंड स्टील सिस लोकेटेड इन द सिटी ऑफ भुवनेश्वर उड़ीसा ऑन 5th मई। उन्होंने कहा कि भाई ये काम करना, जो ये है ना कि बिलिंग तो हमको कर देना, लेकिन इसकी जो शिपिंग है ना वो देना यहां भुवनेश्वर में उड़ीसा में आपको SIS को, ये सिस को आपने इसकी डिलीवरी देनी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। अच्छा जी, आगे बोलते हैं ऑन 5th मई KIT एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी इन्हीं की थी, तो ये एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टर से मिलते हैं। लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, चार्जिंग GST 5% ऑन इट्स सर्विसेज, जो कि RCM कैटेगरी के अंदर आपका फॉल करने वाला है। तो ये इन्होंने यहां से सर्विस दे रहे हैं, और ये भी आपके आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड हैं, और ये यहां से आपका RCM लगवा दिया जाएगा, क्योंकि ये 5% कैटेगरी में आपके आ रहे हैं। ओके, आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं साहब। 5% वाली कैटेगरी में है। फॉर डिलीवरी ऑफ आयरन बार्स एट भुवनेश्वर, माल भुवनेश्वर जाएगा, उड़ीसा में जाएगा। द फ्रेट चार्जेस एंड लोडिंग चार्जेस फॉर द डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड बाय GTA 1,50,000 रुपए का, और 5,000 रुपए कुछ लोडिंग शोडिंग के चार्जेस और इनके बनते हैं, तो कुल मिलाकर 1,55,000 रुपए का यहां सीन निकल कर आ जाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो यह है मालिक आपके लिए क्वेश्चन। और भी कुछ है, द आयरन बार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ KIT ऑन 6th मई। अच्छा, 6 मई को यहां से रिमूवल होता है, डिस्पैच होता है। कब है ये होता है साहब आपका 6th मई को, 6th मई को होता है। और इनवॉइस कब इश्यू कर दिया गया था? इनवॉइस था जी आपका 5 मई को इश्यू। अब गलती नहीं हो सकती, पूरी पिक्चर एट ए ग्लांस आपके सामने है, ये रहा पूरा क्वेश्चन मालिक। ठीक है जी, अब गलती नहीं होगी हमसे। अच्छा जी, The iron bars are removed from the warehouse of KIT on 6th May and e-way bill is generated on 12:15 रात को 12:15 पर on 6th May. The distance from the warehouse of KIT to location of SIS is 455 km. KIT paid the freight charges to transporter immediately after the delivery of the goods. तो ये जो बना है आपका 6 मई को तैयार किया गया था, आपका यहां से ई-वे बिल जो था वो आपका बता रहे हैं कि 6 मई को आपका बनाया गया है, और जो डिस्टेंस था वो 455 किलोमीटर का आपको बताया जा रहा है। ठीक है जी, और कुछ, बायर, इफ बायर रिसीव्स एनी डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर ही विल रिवर्स द प्रोपोर्शनेट ITC अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि सप्लायर भी डिस्काउंट के लिए एलिजिबल तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति कॉरस्पॉन्डिंग ITC अपना रिवर्स कर देता है। सेक्शन नंबर 15 के अंदर हमने पढ़ा था, तो कह रहा है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर सामने वाले ने डिस्काउंट लिया तो वो अपना कॉरस्पॉन्डिंग ITC रिवर्स कर देगा, मतलब कि सप्लायर की लायबिलिटी घटाई जा सकती है। द आयरन बार्स आर नॉट ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये नॉर्मल कार्गो में है, क्योंकि ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए ई-वे बिल का चक्कर डिफरेंट हो जाता है। तो क्वेश्चंस के आंसर करने, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फॉलोइंग 2 इंडिपेंडेंट सप्लाईज? प्लेस ऑफ सप्लाई इनका क्या होगा? सप्लाई बिटवीन KIT एंड TMT। देखो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, तो एक तो ट्रांजैक्शन ये है कि भाई हमने इनको यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 1 तो ये निकल के आती है, और ट्रांजैक्शन नंबर 2 ये निकल के आती है, क्योंकि यहां से यहां को बिलिंग करी जा रही है और शिपिंग यहां से डायरेक्टली कर दी जाती है। ट्रांजैक्शन 1 के अंदर 10(1)(b) आपका अप्लाई करवा दिया जाएगा,
और 10(1)(b) के मुताबिक बोलते हैं कि जो सामने वाला बनता है रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वो यहां पर आ जाती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसका निकल के आएगा साहब यहां पर तेलंगाना। जी मालिक। और जो ये दूसरी ट्रांजैक्शन है आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, यहां पर आपका 10(1)(b) अप्लाई, सॉरी 10(1)(a), यहां पर आपका 10(1)(a) ही अप्लाई करवाया जाएगा और जो भी उसका डिलीवरी प्लेस होता है वो यहां पर आ जाएगा, तो इसमें आपका उड़ीसा निकल कर आ जाएगा। तो तेलंगाना एंड उड़ीसा इज द राइट आंसर। तेलंगाना एंड उड़ीसा, तो ये आ गया ना। शहर के नाम पूछ रहा है, शहर के नाम, चलो ये आपके शहर के नाम ए। अच्छा, पहले पूछ रहा कि बिटवीन KIT एंड इसमें, तो इसमें तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, तेलंगाना मतलब ये है ना इसका, ये हैदराबाद, और इसमें ये भुवनेश्वर, तो हैदराबाद एंड भुवनेश्वर, तो हैदराबाद एंड भुवनेश्वर ये आ गया जी आपका सी। ठीक है ना, ये करके मालिक। व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन KIT, व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बिटवीन KIT एंड TMT प्राइवेट लिमिटेड, इनके लिए सीन क्या रहेगा। तो यहां से देखिए, जब ये माल जो गया ट्रांजैक्शन 1 जो हुई है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो चेक करना पड़ेगा कि जो इनवॉइसिंग है क्या वो टाइम से इश्यू हो गया है या नहीं हुआ है। तो इन गुड्स के केस में जो इनवॉइस होता है, अगर रिमूवल हो रहा है गुड्स का, तो रिमूवल की डेट तक आ जाना चाहिए। रिमूवल डेट इज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ द इनवॉइस। तो क्या यहां उस डेट तक आ गया है? रिमूवल 6 मई को है, ये 5 को हो गया है, तो ठीक है 5 मई को हो गया तो अच्छी बात है। तो इनवॉइस की जो डेट है यही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बना दी जाएगी। तो 5 मई ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाता है। तो 5th मई इज द राइट आंसर। आगे है व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय KIT टू TMT प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर ये इस केस के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी आपकी कंसिडर करी जाएगी। तो हम बात करते हैं भाई साहब, यहां पर जो हमारी बेस वैल्यू बताई गई थी वो अपनी 60 लाख रुपए की बताई गई थी कि ये इसकी वैल्यू यहां पर निकल कर आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद में हमें और क्या देखना है इसमें जी, पूछा क्या था, व्हाट, ये रहा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय KIT टू TMT। ठीक है जी। तो 60 लाख का तो मेरा ये निकल कर आ गया था। और क्या था जी, और इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज किया था उसके लिए, तो ये इसी की जिम्मेदारी बनती थी यहां पर आकर। तो 1,55,000 मेरा यहां पर ये हो गया, तो 61,55,000 ये आ गया। उसके बाद आगे बोलते हैं इसमें आके क्या, इस बंदे को डिस्काउंट मिलेगा या पेनल्टी लगेगी। इसने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया, 18 मई तक कर दिया है, तो 18 मई तक कर दिया, तो ये पेनल्टी तो ना लगने की है, क्या डिस्काउंट मिल जाएगा। इसने जो पेमेंट कर दिया 18 मई तक कर दिया है, तो अगर ये कर देता था इसको 20 तारीख तक, तो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो मैंने तो 18 कर दिया है, तो इसने कितने दिन के अंदर कर दिया। अब ध्यान से सुनना, 5 मई जो थी, 5 मई की जो तारीख थी ना मालिक, तो उसके लिए हमें देखना है कि ये जो है पूरा 100%, मैं कब कह पाऊंगा कि पूरी पेमेंट हो गई, 18 मई को। तो ये मई का महीना था, तो 5 मई से लेकर 15 दिन के अंदर 20 तक मैं कर सकता था, तो मैं 18 को यहां पे कर दिया है। तो 5 से 18 का गैप, कितने दिन में मैंने पेमेंट कर दिया था, तो 5 मई और 18 यानी कि 13 जो डेट थी इनवॉइस की, उससे 13वें दिन मैंने पेमेंट अपना निपटा दिया है। ठीक है जी, 13वें दिन पेमेंट निपटा दिया है। तो 13वें दिन अगर पेमेंट निपटाया है तो मैं कहां पर फॉल करूंगा, मैं इस कैटेगरी में फॉल करूंगा। इसका मतलब मुझे 8,000 रुपए का डिस्काउंट यहां पर नसीब हो जाएगा। तो ये मिला जी मुझे 8,000 रुपए का यहां पर डिस्काउंट, और ये घटाने के बाद में मेरा निकल के आएगा कितना जी, 8,000 से घटता है तो भाई 50, 61,47, ये 61,47,000, 61,47,000 ये मेरा आंसर यहां पे निकल के आ जाता है। उसके बाद में 15.4, व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड बाय KIT ऑन 6th में। अब यहां पर हम जानते हैं 455 है, पहले तो यही हुआ करता था कि भाई 100 किलोमीटर के लिए एक दिन आपको मिलता था, और पार्ट ऑफ द किलोमीटर के लिए भी आपको एक दिन मिल जाया करता था। तो अगर इसको ऐसे देख के चलोगे तो मेरे पास में कुल कितने बनते हैं, तो इसको डिवाइड बाई 100 करते हैं
तो ये ऐसे आ जाएगा अपना 400 और ये 555 बचेगा। तो 4 दिन तो मेरे पास में ये क्लियर आ गए। 55 किलोमीटर के लिए 1 दिन मुझे और मिलेगा, तो मेरे पास में इफेक्टिवली 5 डेज यहां पर आते थे। तो अगर 6 मई की अगर हमारा ईवी बिल जनरेट हुआ है तो इसमें अगर मैं 5 डेज ऐड कर देता हूं तो ये आएगा मेरा कि जो 11th मई जब तक घड़ी में दिखता रहेगा, 11th मई की रात के 11:59 तक इसकी लाइफ है। जैसे 12 बजेंगे काम खत्म हो जाएगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो 11 और 12, क्योंकि 11 तारीख से 12 तारीख रात को चेंज हो जाएगी, तो जो 11-12 की रात थी, 11-12 की जो रात थी, तो 11-12 की जो रात थी वहां तक आपका ही चलता रहेगा, राइट, ऐसे करके। लेकिन अब चूंकि इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है, अब ये 100 की बजाय 200 डेज आपका हो गया है, तो अब ये सॉल्यूशन ऐसे नहीं आएगा। अब ये ऐसे आएगा मालिक कि भाई 455 डिवाइड बाई 200, तो 2 यहां पर आ जाएगा, तो 400 ये आ गया, बचा 55। तो 1 दिन 2 दिन आपको यहां मिल गए, 1 दिन आपको यहां मिलेगा। तो इस प्रकार से अब आपके पास में सिर्फ 3 दिनों का समय निकल के आएगा। अगर ये 6 मई है तो 6 मई में मैं 3 दिन ऐड कर दूंगा, तो ये आपका 9 मई की रात आ जाएगी। तो 9 और 10 मई की रात, 9 से 10 मई जब शिफ्ट हो रही थी तो वहां तक आपका चलेगा। तो मैं इसके ऑप्शन को ठीक कर देता हूं अमेंडेड लॉ के मुताबिक। तो इसको बोलेंगे हम साहब, जहां लिखा है ना मालिक, आंसर डी ही सही कर रहा हूं मैं, बट इस आंसर में यहां करेक्शन, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा, 9th और 10th, ये मिलेगा आपको 9th और 10th। ठीक है जी, आप भी कर लीजिएगा, 9th और 10th ये आपको ऐसे करके मिलेगा। ओके साहब, ठीक है साहब, हाँ साहब एकदम ठीक है जी। तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है अमेंडेड लॉ के मुताबिक। 15.5 क्या बोलता है, इन द अबव केस सिनेरियोज, इन द अबव केस सिनेरियो इफ द एंटायर 100% पेमेंट इज मेड ऑन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट डेट्स, 3 जून को, 28 मई को या 20 जून को, देन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वहां पर क्या क्या रखवाई जाएगी। अगर 3 जून को पेमेंट करते हैं तो क्या। अब देखिए यहां पर जो कहते थे, हमें बताया गया था कि भाई साहब बात सुनो जरा हमारी, कि अगर आप 30 मई तक कर देते तो पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इसके बाद अगर आप डिले करोगे तो पेनल्टी आपको लग जाएगी। मेरी जो बेस वैल्यू निकल के आ रही थी, डिस्काउंट वगैरह इन सबसे पहले, वो आ रही थी भाई साहब निकल के 61,55,000 ये मेरी निकल कर आ रही थी। अब इसमें डिस्काउंट है या फिर मेरा इंटरेस्ट है या फिर पेनल्टी, वो देखना पड़ेगा। तो 3 जून की अगर हम बात करें तो महीना हो गया 30 का, महीना 31 का मई का, तो 31 मई 1 दिन हो गया, 1 2 3 जून, तो 4 दिन का मेरा डिले है। अगर मेरा 4 दिन का डिले होता है तो वहां पर मेरी पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी। तो 4 दिन के डिले में पेनल्टी वाले क्लॉज में मैं आपका यहां पर आ जाता हूं, 4 दिन का डिले मेरा ये निकल कर आ रहा है। ठीक है जी, 1 से 10 दिन वाली कैटेगरी में। तो 4 दिन का हो गया भाई साहब 5,000 इंटू 4, तो भाई साहब ये 20,000 आपका निकल कर आ जाता। ठीक है, तो इसमें लगे मेरी 20,000 की पेनल्टी यहां पर लगा दी जाएगी ऐसे करके, और 61,75,000 मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का तो ये आएगा 61,75,000 रुपए। ठीक, दूसरा और क्या बोलता था कि कब किया, और कहते कि भाई साहब इन्होंने किया है, तो आंसर तो यही निकल के आएगा, मुझे पता लग गया, यहीं से पता लग गया, क्योंकि इसमें किसी और में ये है ही नहीं। चलो और सारे कर देता हूं मैं कैसे कैसे आए। अब कहता है कि 28 मई को अगर पेमेंट करते हैं तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी। नहीं सर, 28 मई को किया कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा, जी नहीं, डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट तब मिलता जब मैं 20 मई तक कर देता। 20 मई तक कर दूंगा डिस्काउंट मिलेगा, तो वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि मेरा 28 को हुआ है। और 30 मई तक नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन मैंने वहां तक कर दिया तो मुझे पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो इसमें ना पेनल्टी आएगा ना इसके अंदर कोई डिस्काउंट की बात करके चलेंगे। तो यहां अपना यही बेस फिगर रहेगी, 61,55,000 रुपए की फिगर इसमें ये रहेगी, ये वाले। ठीक है, आगे आइएगा। आगे बोलता है कब, आगे बोलता है भाई साहब पेमेंट के बारे में, 3 जून हो गया था वो। अगर 20 जून को किया जाए तो क्या होगा। तो 20 जून की अगर हम बात करेंगे तो 30 मई के बाद में अब डिले हो गया आपका 21 दिनों का। 31 मई 1 दिन हो गया और 20 दिन जून के हो गए, तो 21 दिनों का डिले है। 21 दिनों के डिले पे पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन पेनल्टी लगेगी तो कितनी लगेगी वो अब हमें यहां पर देखना होगा। तो अगर तो यहां पर फॉल करेंगे ना हम,
अगर हमारा 21 दिनों का डिले है तो हम फॉल कर जाएंगे यहां पर आकर, जिसमें हमारा होगा जी 1,30,000 प्लस 10,000 पर डे। ये 1,30,000 पीछे मतलब वहां तक का है ये आपका 20 दिनों का, पहले 20 दिनों का आ गया जी अपना ये 1,30,000 है ना, और उसके बाद में फिर 21वें दिन का वो स्लैब बन रहा है ना उसी के हिसाब से, और एक दिन का यहां पर आएगा अपना ये, तो 1,40,000 की यहां पर बात करवा दी जाएगी ऐसे करके। तो 1,30,000 तो आ गया आपका 20 दिनों तक के लिए, और जो एक समझ में आ गई ना बातें वाली, और 21वां दिन जो स्लैब है ना आपकी वो वाले, तो 21वें दिन के लिए 10,000 पर डे के हिसाब से आपका होगा, तो 1,40,000 रुपए की आपकी पेनल्टी लगेगी। 61,55,000 आपका बनता ही था, तो 61,55,000 और प्लस मालिक 1,40,000 ही आएगा आपका 62,95,62,95 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका 5.5 के अंदर ए आपका ऑप्शन सही यहां पर हो जाता है। लास्ट वन, who will be liable to pay GST on freight and loading charges charged by वही रेसिपिएंट KIT यहां पर अपना पेमेंट ये कर देगा, क्योंकि इसी की जिम्मेदारी यहां पर थी, इसी ने कॉन्टेक्ट किया था वैसे करके। तो ये थे मालिक आपके 15 तक के जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और यहां तक आपको पता लग गया होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा निकल कर आ रहा है और आपको उसका आंसर कैसे करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ये कठिन है क्या? द आंसर इज नो। बस आपको करना क्या है कि पहले समरी बनानी है, समरी बनते बनते क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आ जाता है। भाई आपको लॉ तो बहुत अच्छे से आता है, रिकॉल भी कर पाते हो, अप्लाई कर पाते हो, बशर्ते कि क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाए, और वो कंट्रोल में आता है सिर्फ और सिर्फ समरी के साथ में। बहुत अच्छे से तैयारी करें, लिमिटेड समय है भैया, बड़ी भाग दौड़ वाली जिंदगी चल रही है, तो जो भी काम करना है फटाफट निपटाइए और आगे बढ़िएगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप फटाफट सीए के चक्रव्यूह से बाहर निकलो, बनो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर अपनी एक नई जर्नी शुरू करो और एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू। माता पिता का ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय बाय।